Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the van. Legacies. वेलकम स्टूडेंट्स टू रॉकेट लर्निंग। हमने तो वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट किया है और हमने लगभग आधा चैप्टर ये कंप्लीट कर चुके हैं। हमने कल के लेक्चर में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ शुरू किया था। साथ ही हमने ये हॉर्स पावर भी देखा था और चैरियट के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पार्ट पे जंप करते हैं। तो इन दिस पीरियड अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री सेवरल अदर ऑक्यूपेशंस हैड ऑल्सो नरिश्ड। तो ये जो वैदिक सिविलाइजेशन था वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, एनिमल हस्बेंड्री होती थी, साथ में ही बहुत सारे ऑक्यूपेशंस, इसके अलावा भी कुछ ऑक्यूपेशंस होते थे वहाँ पे। तो वो क्या ऑक्यूपेशंस होते थे वो अभी हम देखेंगे। Artisans and people practicing various occupations were an important part of social system. They formed independent organizations known as श्रेणीज और guilds. तो ये लोग क्या करते थे, जो भी वहाँ पे ऑक्यूपेशंस करते थे लोग, वो लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। उसमें दो लोग इम्पोर्टेंट थे, एक तो आर्टिशंस और दूसरे जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को छोड़ के बाकी के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिशंस कौन थे? आर्टिशंस यानी कोई भी आर्ट से रिलेटेड, जैसे कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई पेंटर है। ठीक है, तो वो सब आ जाएंगे आर्टिशंस में। और फिर जो लोग अदर ऑक्यूपेशंस करते थे, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को छोड़ के जो लोग अदर ऑक्यूपेशंस करते थे वो लोग आ जाते हैं अदर वेरियस ऑक्यूपेशंस में। ठीक है, तो ये दो लोग मिला के क्या करते थे, ये लोग अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करते थे। उन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम क्या था? श्रेणी। एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका श्रेणी, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए तो श्रेणीज या फिर गिल्ड या गिल्ड्स। ठीक है, तो इनका नाम था श्रेणीज या फिर गिल्ड्स, ये आपको याद रखना है। द हेड ऑफ द गिल्ड वॉज नोन एज श्रेष्ठी। अब वो जो ग्रुप्स फॉर्म करते थे उसका जो भी हेड हुआ करता था, एक मेन पर्सन था जो उसका लीडर होता था, उसका नाम था श्रेष्ठी। ठीक है, तो अगर आपको पूछा कि एक श्रेणी है, श्रेणी के लीडर को क्या कहेंगे? श्रेष्ठी। ठीक है, और गिल्ड यानी भी श्रेणी ही होता है, तो गिल्ड या श्रेणी के जो लीडर है उसको क्या बोलेंगे हम? श्रेष्ठी। However, slowly the status of skilled artisans became secondary. अब जो श्रेणी फॉर्म होती थी उसमें क्या होता था, दो लोग श्रेणी फॉर्म करते थे मिलकर। एक तो आर्टिशंस जो भी थे, वेरियस आर्टिशंस, और दूसरे क्या थे? दूसरे जो वेरियस ऑक्यूपेशंस करते हैं, दूसरे वेरियस ऑक्यूपेशंस करने वाला, ये लोग मिलकर क्या करते थे? श्रेणी फॉर्म करते थे, अपना एक ग्रुप फॉर्म करते थे जिसका नाम क्या हुआ करता था? श्रेणी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, होने लगा, जो वेरियस ऑक्यूपेशन करते थे वो लोग अपना ग्रुप बनाने लगे जिसका नाम उन्होंने रखा श्रेणी, और जो आर्टिशंस थे उनको इन्होंने साइड में कर दिया। आर्टिशंस श्रेणी में शामिल होना बंद कर दिए। ठीक है, तो फिर ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेर However, slowly the status of skilled artisans became secondary. मतलब वही कि आर्टिशंस जो थे उनका दर्जा सेकेंडरी होने लगा, वो लोग फिर श्रेणी में इन्वॉल्व नहीं किए जाने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेर 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अब इस टाइम पे क्या होता था, 4 वर्ण हुआ करते थे। वर्ण क्या होता है, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, हमारा कास्ट सिस्टम है। ठीक है, हम लोग कास्ट में डिवाइडेड है, वैसे ही वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे वर्ण हुए करते थे, कास्ट वहाँ पे नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो वर्ण 4 टाइप के होते थे। आज की हमारे अगर हम कास्ट सिस्टम देखें तो अलग अलग डिफरेंट टाइप की कास्ट हैं, वैसे ही वर्ण जो है वो 4 टाइप के होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ण थे। अब वर्ण वॉज डिटरमाइंड बाय द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। अब ये कैसे डिसाइड किया जाता था कि कौन सा पर्सन कौन से वर्ण में आएगा, तो ये डिसाइड किया जाता था उसके ऑक्यूपेशन पे। अगर कोई इंसान जो है पूजा वगैरह करता है, ठीक है, मंदिरों में, तो उसको कौन से वर्ण में डालेंगे हम? ब्राह्मण में। हम मान लेंगे कि वो ब्राह्मण है। अगर कोई पर्सन है वो सिर्फ युद्ध करता है, फाइटिंग करता है, या राजा महाराजाओं के परिवार से है, तो वो जो है वो आ जाएगा क्षत्रिय में। फिर वैश्य और शूद्र वो लोग होते थे जो लोग, वैश्य जो है वो कॉमन पीपल होते थे जो लोग अपना बिजनेस करते थे या ऑक्यूपेशन करते थे, एग्रीकल्चर वगैरह करते थे। और शूद्र जो पर्सन होते थे, शूद्र यानी आते थे सेवक में, जो
दूसरों की सेवा करते हैं। जैसे राजा महाराजाओं के महलों में क्या होता है, वो लोग अपने दास रखते हैं तो वो आ जाते हैं शूद्र में, ठीक है। A varna was determined by the occupation of people. In later period, the varna came to be determined on the basis of birth. This gave rise to caste. Caste system led to inequality in the society. अब होने क्या लगा, वर्ण जो थे वो 4 टाइप के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब ये जो वर्ण है पहले लोगों के ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करते थे। साथ ही क्या होता था, अगर मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, अगर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं जब बड़ी हो गई तो मुझे ब्राह्मण वर्ण में नहीं रहना है, मुझे कोई और वर्ण चूज़ करना है, तो मैं इंडिपेंडेंट थी कि मैं ये वर्ण चूज़ करूँ, मैं किसी में भी वर्ण में जा सकती थी। ऐसा पहले हुआ करता था, लेकिन कुछ समय बाद क्या होने लगा, ये जो वर्ण है वो बर्थ से गिना जाने लगा कि अगर तुम ब्राह्मण कास्ट में जन्म लिए हो तो तुम ब्राह्मण ही रहोगे एंडिंग तक, लाइफ के एंडिंग तक, ठीक है। तो फिर लेटर ये सब होने लगा और इस वजह से कास्ट सिस्टम का जन्म हुआ, इस वजह से और भी कास्ट बनने लगी और वो जो कास्ट थी वो बर्थ से ही रिलेट की जाने लगी कि अगर किसी का जन्म बर्थ से इस कास्ट में हुआ है तो वो उसी कास्ट का पर्सन रहेगा टिल द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। द कास्ट सिस्टम लेड टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। इसकी वजह से क्या हो गया कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ गई कि जो बड़ी वाली कास्ट थी उनको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय थे तो इनको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, लेकिन जो छोटे लोग थे दास वगैरह उन पे ऑर्डर चलाए जाने लगे और उनको छोटा दर्जा दिया जाने लगा। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सर्टन नोशंस अबाउट लीडिंग एन आइडियल लाइफ हैड बिकम एस्टैब्लिश। देयर वेर 4 स्टेजेस और 4 आश्रम्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है। नोशंस का मतलब होता है विचार। तो वैदिक पीरियड में क्या होने लगा, कुछ विचार लोगों के मन में आने लगे। लोगों ने डिसाइड किया कि अगर एक आइडियल लाइफ जीनी है, एक अच्छी लाइफ जीनी है तो हमें 4 स्टेजेस का फॉलो करना चाहिए, हमें 4 स्टेजेस को फॉलो करना चाहिए। अब वो 4 स्टेजेस को नाम दिया गया 4 आश्रम्स। जो लाइफ की स्टेजेस थी यानी लाइफ का पार्ट था 4, उसको 4 आश्रम में डिवाइड किया जाने लगा। मतलब ह्यूमन लाइफ जो है, ह्यूमन की लाइफ कितनी होती है, एक ही लाइफ होती है, तो एक लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाने लगा और उस पार्ट्स को नाम दे दिया गया 4 आश्रम्स, ठीक है। अब वो आश्रम्स क्या थे, देयर वेर 4 स्टेजेस और 4 आश्रम्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बर्थ से लेकर डेथ तक, ये ह्यूमन लाइफ है मान लीजिए, ये यहाँ पे ह्यूमन का बर्थ हुआ, यहाँ पे डेथ हुआ, तो इस पूरे लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाने लगा, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया जाने लगा। जो पहला पार्ट था लाइफ का, पहला आश्रम था, उसको बोला गया, द फर्स्ट आश्रम वॉज ब्रह्मचर्य आश्रम। जो फर्स्ट आश्रम था वो था ब्रह्मचर्य आश्रम। ये ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता था, द पीरियड ऑफ स्टेइंग विद द गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम। ब्रह्मचर्य आश्रम में लोगों को अपने गुरु के साथ रहना पड़ता था, वन में जाके या जो भी गुरु का गुरुकुल है वहाँ पे जाके, और उनसे सीखना पड़ता था, जो भी वो सिखाएंगे वो उन्हें ग्रहण करना था। तो ये ब्रह्मचार्य आश्रम जो था वो फर्स्ट आश्रम था लाइफ का। फिर जो नेक्स्ट आश्रम था या नेक्स्ट स्टेज था लाइफ का वो था गृहस्थाश्रम, ठीक है। फर्स्ट जैसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हो गया, यानी जो भी पर्सन है, जो भी चाइल्ड है, उसने अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा सब ग्रहण कर लिया और उसके बाद वो घर वापस आ गया, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आश्रम था, नेक्स्ट स्टेज था, वो था गृहस्थाश्रम। इस पीरियड में क्या होता था, गृहस्थाश्रम में इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड अ मैन वुड कैरी आउट हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। गृहस्थाश्रम में जो भी पर्सन है वो अपनी फैमिली की जो भी जिम्मेदारियां हैं या ड्यूटीज़ है उसको निभाएगा। गृहस्थाश्रम में जो इम्पोर्टेंट है, गृहस्थाश्रम इम्पॉर्टेंट फेज था या इम्पॉर्टेंट आश्रम था, क्योंकि इसमें जो भी पर्सन है वो क्या करता था, मैरिज करता था, फिर उसकी फैमिली होती थी और फैमिली की वो जिम्मेदारियां उठाता था, ठीक है। ये था सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ। थर्ड स्टेज जो था वो था वानप्रस्थाश्रम। इसमें क्या करता था लोग, द थर्ड स्टेज वॉज वानप्रस्थाश्रम व्हेन अ मैन वॉज expected to detach himself from the household, retire to a solitary place and lead a very simple life. अब जो थर्ड स्टेज था वानप्रस्थाश्रम, इसमें क्या होता था, इसमें एक एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो मैन है वो अपनी
पूरी घर की जिम्मेदारियां या अपनी जो भी घर है उसको छोड़कर एक सॉलिटरी प्लेस यानी एक शांत जगह पर चला जाए और एक सिंपल सी लाइफ जीना शुरू कर दे। यानी कोई भी ऐशो आराम नहीं, कोई भी लग्जरीज नहीं, एक सिंपल सी लाइफ उसे जीनी थी। ठीक है, ये था थर्ड स्टेज जिसका नाम क्या था, वानप्रस्थाश्रम। जो फोर्थ स्टेज था, द फोर्थ स्टेज वॉज संन्यासाश्रम। एट दिस स्टेज द कन्वेंशन वॉज टू रिनाउंस ऑल रिलेशंस। यानी जो संन्यासाश्रम था फोर्थ स्टेज, इसमें क्या करना था, जितने भी रिलेशंस थे उनको रिनाउंस करना था। रिनाउंस यानी त्याग देना था उन रिलेशंस को। जैसे एक पर्सन अगर संन्यासाश्रम में चला गया, ठीक है, उसने संन्यासाश्रम ग्रहण कर दिया, तो अपनी जो भी फैमिली है, अपने बच्चे हैं, अपनी भी वाइफ है, उन सबको वो छोड़ देगा। एंड लीड लाइफ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड नॉट स्टे इन वन प्लेस। और उसे ऐसा लाइफ जीना था कि अकेले में जाके लाइफ जीना था और एक प्लेस पे नहीं रहना था। उसे हर प्लेस पे घूमते रहना था थोड़े दिनों में। और उसका जो भी होता है, एक भिक्खू जैसे होता है, भिक्खू के जैसे उसको लाइफ जीनी पड़ती थी ताकि वो लाइफ का मीनिंग समझ सके। ठीक है, तो ये थे 4 आश्रम लाइफ के। हमने 4 आश्रम देखे कि ह्यूमन लाइफ जो है 4 आश्रम्स में डिवाइडेड थी या 4 स्टेजेस में डिवाइडेड थी। जो पहला था स्टेज वो क्या था, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करते थे लोग, ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के पास जाके शिक्षा दीक्षा ग्रहण की जाती थी। जो सेकेंड स्टेज था वो था गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम में क्या करते थे लोग, शादी कर लेते थे और अपने फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे। जो थर्ड स्टेज था वो था वानप्रस्थाश्रम। इसमें क्या किया जाता था, वानप्रस्थाश्रम में लोग अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाते थे और किसी भी सॉलिटरी प्लेस पर जाके अपनी सिंपल सी लाइफ जीते थे। सॉलिटरी प्लेस है ना, अलोन प्लेस, जहाँ पे कोई ना हो। फिर फोर्थ स्टेज जो था वो था लास्ट स्टेज, दैट इज संन्यासाश्रम। संन्यासाश्रम में लोग क्या करते थे, अपने जितने भी रिलेशंस हैं उसको त्याग देते थे और प्लेस टू प्लेस जाते थे ताकि वो लाइफ का रियल मीनिंग समझ सके। ठीक है गाइस, तो आप आज का लेक्चर इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें पढ़ना है रिलीजियस आइडियाज़ और फिर हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, टिल देन बाय बाय। और आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो भी है, जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा आप। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन तो पूछूंगी ही हमेशा की तरह। तो क्वेश्चन ये है कि जो वैदिक पीरियड था उसमें लोग क्या करते थे, 2 चीज़ें करते थे, एक तो एग्रीकल्चर और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन इन दोनों चीज़ों को छोड़कर भी जो बाकी के लोग थे वो क्या करते थे, कुछ लोग आर्टिशंस थे, है ना, कुछ लोग आर्टिशंस थे और कुछ लोग क्या करते थे, ऑक्यूपेशंस करते थे। तो ये आर्टिशंस और ऑक्यूपेशंस मिला के अपना एक ग्रुप बनाते थे, राइट, अपना एक ग्रुप बनाते थे। उस ग्रुप का नाम क्या रहता था, श्रेणी। उस ग्रुप को श्रेणी बोला जाता था, श्रेणीज या फिर गिल्ड्स, है ना। तो ये जो श्रेणी है या गिल्ड्स है इसका एक लीडर हुआ करता था, लीडर। उस लीडर को क्या बोलेंगे हम, वो आपको मुझे बताना है। उस लीडर का नाम क्या था आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। टिल देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल एंड बाय बाय। Isca, mosca, Mickey, Isca, mosca.